नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर सबकी नजर है। नीतीश कुमार डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर उनके परिजनों से मिलने पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर के बिहार की मीडिया से लेकर के दिल्ली मीडिया और पूरे देश के पत्रकारों की नजर थी, राजनीतिक पंडितों की नजर थी कि नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे तो करने क्या वाले हैं। नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर के अलग-अलग तरह की चर्चाएं कि खेला करने वाले हैं, मोदी का साथ छोड़ने वाले हैं, इंडिया अलायंस में आने वाले हैं। इन चर्चाओं के बीच में आपको जो ताजा तस्वीरें हैं, वो ताजा तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मनमोहन सिंह के आवास पर नीतीश कुमार के पहुंचने की तस्वीरें हैं। कंट्रोल रूम जरा दिखा दीजिए वो तस्वीर। ये तस्वीर जो आपके सामने आई है, ये है नीतीश कुमार के मनमोहन सिंह के आवास पर, डॉक्टर साहब के आवास पर पहुंचने की तस्वीर। डॉक्टर साहब के निधन की खबर के बाद ही नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा, जो उनकी विकास यात्रा चल रही थी बिहार में, उसको स्थगित कर दिया था। वो यात्रा हालांकि 2 बार पहले भी अनाउंस होने के बाद, तैयारियां पूरी होने के बाद उन्होंने स्थगित की थी, लेकिन अब जब फाइनली उन्होंने यात्रा शुरू कर दी, उसको स्थगित किया। ये यात्रा इस बार दिल्ली की जो यात्रा उनकी है, वो यात्रा स्थगित करके दिल्ली की यात्रा, दिल्ली दौरा, ये दिल्ली दौरा 2 दिन का है। इस 2 दिन के दौरे में किससे किससे मुलाकात होती है, इस पर सबकी नजर है। जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी पर भी हम सबकी नजर है कि इस गाड़ी में नीतीश कुमार के साथ आखिर है कौन। हालांकि अब तक वो तस्वीर नहीं सामने आई है कि नीतीश कुमार के साथ कौन कौन है गाड़ी में। क्या संजय झा नीतीश कुमार के साथ हैं? सारे समीकरण बदल जाते हैं जब नीतीश कुमार के साथ वाले चेहरे सामने आ जाते हैं। क्या ललन सिंह साथ में है? क्योंकि ललन सिंह पूरी तरह से बताया जा रहा है कि इस वक्त अमित शाह के प्रभाव में है, और वो नीतीश कुमार, मतलब यहां तक कि पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि संजय झा जेडीयू को तोड़ देंगे। संजय झा और ललन सिंह, ये दोनों माना जा रहा है कि नीतीश कुमार से दूरी बना लिए हैं, नीतीश कुमार पर नजर रखने के लिए भाजपा की तरफ से तैनात हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि 4 लोगों ने हाईजैक कर रखा है नीतीश कुमार को। 2 बिहार में है, पटना में, और 2 दिल्ली में है। वो नाम भले न लें, लेकिन नाम पत्रकारों के बीच, सियासी जानकारों के बीच 2 नाम दिल्ली वाले संजय झा और ललन सिंह का लिया जा रहा है, और पटना का 2 नाम जो है वो विजय चौधरी और अशोक चौधरी के नाम की चर्चा की जाती है कि ये 4 वो शख्स हैं जिनके बारे में अलग अलग लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर रखा है। फिलहाल वो साथ में है या नहीं है, साथ में कौन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है गाड़ी के बीच। लेकिन अगर आप पिछले कई दिनों से जब ये राजनीतिक चर्चाएं बढ़ी कि खेला करने वाले हैं नीतीश कुमार, खेला करने वाले हैं, पाला बदलने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं को बल भी नीतीश कुमार ने ही दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन चर्चाओं के पीछे कोई और नहीं, नीतीश कुमार खुद ही वजह है। नीतीश कुमार का मौन, नीतीश कुमार करीब करीब 4 से 5 दिन, जिस वक्त वो घर में रूठ करके बैठ गए थे, 4 से 5 दिन उन्होंने मौन धारण करके रखा। हालांकि उन्होंने फिर अपनी जुबान जब खोली यात्रा के दरमियान, तो कहा मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। लेकिन नीतीश कुमार के इन बयानों की क्रेडिबिलिटी नहीं है। नीतीश कुमार की खुद की क्रेडिबिलिटी इतनी खत्म हो चुकी है कि अगर वो कहते हैं मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, ये बात उन्होंने इससे पहले जब राजद के साथ गए, महागठबंधन का हिस्सा बने, तो भी कहा था कि अब कहीं नहीं जाऊंगा। अब इधर आए तो कहते हैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। इस बीच उन्होंने कल, जब उनको दिल्ली आना था, आज दिल्ली आना था, कल यानी कुछ घंटे पहले ही उन्होंने एक साथ तबादला एक्सप्रेस ऐसी चलाई कि पूरे बिहार के आईपीएस बदल डाले। 62 आईपीएस का तबादला कर दिया। इस बीच कांग्रेस दफ्तर के बाहर वो होर्डिंग, वो पोस्टर जो हमने आपको दिखाया था, वो भी सामने है, जिसमें लिखा गया है कि नीतीश और नायडू, इन दोनों को डेमोक्रेसी बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए अब बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। और ये दौरा उस वक्त है जब केजरीवाल की चिट्ठी पर नीतीश कुमार से डायरेक्ट कोई जवाब नहीं आया। जो जवाब आया था वो संजय झा ने दिया था। नीतीश कुमार को केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी। यानी इंडिया अलायंस, अगर हम एक लाइन में कहें तो इंडिया अलायंस तैयार बैठा है। मोदी साहब कितनी भी नजर बनाए हुए हैं, इंडिया अलायंस तैयार बैठा हुआ है। इंडिया अलायंस की तरफ से
केजरीवाल की चिट्ठी, जिस चिट्ठी में केजरीवाल ने साफ-साफ लिखा कि अब वक्त है कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए नीतीश कुमार आ जाएँ, साथ आ जाएँ। भाई बीरेंद्र का बयान, भाई बीरेंद्र पहले हमने बताया है कि लालू परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से हैं, आरजेडी के विधायक हैं। भाई बीरेंद्र ने कहा कि अगर जो है सेकुलर ताकतों को जो है मजबूत सेकुलर खेमे को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार आते हैं साथ, तो स्वागत है। कम्युनल फोर्सेज को अगर वो छोड़ते हैं तो उनका स्वागत है इंडिया अलायंस में। तो हर जगह से आप अखिलेश यादव की बात करिए, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के संबंध बहुत ही मधुर और सद्भावपूर्ण रहे हैं। यहाँ तक कि जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी प्राइमरी लेवल पे थी, तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनका वेलकम कर रहे थे, उनके साथ चर्चा किए, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इंडिया अलायंस अपनी शक्ल अख्तियार किया उससे पहले की बात है। नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में उतारने की भी तैयारी कर रही थी समाजवादी पार्टी। यहाँ तक कि फूलपुर से लेके मिर्जापुर तक की सीटों की चर्चा थी। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा था कि नीतीश जी तय करेंगे। तो अखिलेश यादव की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी की तरफ से कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है, स्टालिन के साथ कोई उनकी दिक्कत नहीं है, कहीं से भी। अब क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं से इस 2 दिवसीय यात्रा में कोई मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार? मनमोहन सिंह के आवास पर जब नीतीश कुमार गए हैं, तो क्या वहां पर किसी कांग्रेस के बड़े नेता की मौजूदगी है? या वहां पर किसी नेता के साथ मुलाकात या टेलीफोनिक बात, यह भी कम जरूरी विषय है कि वहां बैठ करके किसी बड़े नेता कांग्रेस के नेता से मुलाकात या टेलीफोनिक बात की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इन सबके बीच हम कुछ रिपोर्ट्स, उन रिपोर्ट्स की भी क्लिपिंग्स आपको दिखा देते हैं, जो रिपोर्ट उस कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे हुए होर्डिंग और पोस्टर से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट जो 62 आईपीएस अफसरों के तबादले से जुड़ी रिपोर्ट है, जिसमें जिलों में जो कहते हैं सबसे प्राइम पोस्टिंग होती है, वो बड़े से बड़े आईजी और डीआईजी से ज्यादा ताकतवर होता है, जिसे फील्ड पोस्टिंग मिल जाती है कप्तान के रूप में, एसपी भी बन जाता है और एडीजी भी बन जाए अगर वो मानवाधिकार में, तो वो संटिंग का पोस्ट माना जाता है। तो किन किन जिलों में और उन जिलों की क्या इंपॉर्टेंस है राजनीतिक रूप से, चाहे वो जमुई हो, चाहे बेगूसराय हो, वो क्षेत्र, वो इलाके, वो जिले किसके प्रभाव वाले हैं। अच्छा, जब भी राजनीतिक फेरबदल होता है तो उसमें आईपीएस का, नौकरशाह का क्या रोल है, इंपॉर्टेंस कितनी उसकी है, ये आपने पिछली बार जब राजद का साथ, महागठबंधन का साथ छोड़ा था नीतीश कुमार ने और गए भाजपा के साथ, तो उस वक्त आपने देखा था कैसे विधायकों को लेकर के पुलिस आई पटना, गोरखपुर से लेकर के और झारखंड की सीमा तक से लेकर के आई। तो ये सारी जो है एक साथ अगर इन सारी परिस्थितियों को, इन सारी खबरों को अगर एक साथ एक टेबल पे आप रखकर देखेंगे, तो तमाम ऐसे विषय हैं जो आपके मन में एक संदेह पैदा करते हैं कि कुछ तो नीतीश कुमार के मन में चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में 2 दिन तक कौन रहता है, पल पल कौन रहता है और चप्पे चप्पे पर कौन रहता है। पत्रकारिता के भाषा में जैसे कहते हैं ना, चप्पे चप्पे से खबरें हम दिखाएंगे, तो नीतीश कुमार के साथ चप्पे चप्पे पर कौन रहता है, पल पल कौन रहता है। नीतीश कुमार को अकेला छोड़ा जाता है कि नहीं, नीतीश कुमार निजी तौर पर किसी से मुलाकात करते हैं, फिजिकल मीटिंग होती है, या टेलीफोनिक रूप से किसी के साथ कोई जो है वार्ता होती है, ये सब महत्वपूर्ण है। इसके बीच में मैंने 2 रिपोर्ट्स जो कहा, उन दोनों रिपोर्ट्स के भी आप अंश पार्ट देखिए, इस पूरी खबर को समग्रता से देखिए, क्या करेंगे नीतीश कुमार वही जाने। मैं तो शुरू में भी यही कहता हूं, आखिर में भी यही कहता हूं कि आज की तारीख में इस देश में अगर सियासी रूप से सबसे कम क्रेडिबिलिटी किसी की है, क्रेडिबिलिटी को सबसे भयंकर किसी ने नुकसान पहुंचाया है, तो नीतीश कुमार ही है। एक पोस्टर आया है हमारे सामने, ये पोस्टर जो है, पोस्टर क्या है, बकायदे बड़ी सी होर्डिंग है, ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगा है। हम वो आपको दिखाएंगे। हम आपको बताएं कि बिहार में दिल्ली आने से पहले नीतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए।
आईपीएस अधिकारियों को, 62 आईपीएस अधिकारियों को ताश के पत्ते से फेंट दिया। लेकिन ये पोस्टर, ये होर्डिंग, ये किस तरफ इशारा करता है? 62 आईपीएस के ट्रांसफर और इस होर्डिंग, इस पोस्टर के बीच क्या कोई कनेक्शन है? आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है? बड़ा सवाल तो यह है कि क्या करने वाले हैं, क्या चाहते हैं नीतीश कुमार? क्या ऐसे ही शगुफा जिस पर हम चर्चा करते रहें और दर्शक नाराज होते रहें, विफलते रहें कि रोज रोज का क्या है ड्रामा? क्या ऐसे ही ड्रामों के सूत्रधार बने रहेंगे नीतीश कुमार? इस चर्चा में मैं पोस्टर के साथ, पोस्टर तो दिखाऊंगा, उसके साथ संतोष को जोड़ता हूं, संतोष पाठक। संतोष पाठक इस दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में, चाहे जेडीयू का दफ्तर हो, चाहे कांग्रेस का दफ्तर हो, बीजेपी का दफ्तर हो, उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वहां की हवाओं में क्या सियासी खुशबू है वो समझ जाते हैं, क्या हो सकता है, किस मोटिव से क्या किया जा रहा है। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत करूं, सवाल करूं, उससे पहले मैं पोस्टर दिखाता हूं। जरा पोस्टर दिखाइए, पोस्टर दिखाइए कंट्रोल रूम। ये पोस्टर देखिए जरा आप, इस पोस्टर पर लिखा क्या है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको आप लोग सुनिए, पढ़िए। छोटा छोटा लिखा है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं। इस पोस्टर में लिखा है, ऑनरेबल श्री चंद्रबाबू नायडू जी एंड श्री नीतीश कुमार जी, प्लीज रिकॉल ऑनरेबल श्री राहुल गांधी जी वर्ड्स, इंडिया और भारत is the union of states with federal structure and not federation like the USA. Today, BJP's problem is democracy and independence. Hence, they want to end both. The first step is Jamili election. ब्रैकेट में वन नेशन वन इलेक्शन, यानी वन नेशन वन इलेक्शन, जमीली इलेक्शन. Automated second step is eliminating regional parties. Only two parties will remain like USA. The third step will be one nation and one party. Honorable Nehru, Gandhi and Ambedkar family brought independence and democracy to this country by fighting against British. Now you both, fortunately, can save democracy by withdrawing support to the BJP government. नीचे नाम भी लिखा है, श्री CA वेणुगोपाल स्वामी बी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, कांग्रेस पार्टी। विड्रा, और पूरे साइड में लिखा हुआ है, विड्रा सपोर्ट टू बीजेपी एंड सेव डेमोक्रेसी रीजनल पार्टीज। इसको ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी दिखा दीजिए। इसको ट्वीट किया है प्रतीक पटेल ने, प्रतीक पटेल वॉइस ओबीसी। इन्होंने लिखा है इसको ट्वीट करते हुए, शेयर करते हुए, कि कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर यह पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भाजपा से समर्थन वापस लेने की अपील की जा रही है। जो लिखा है उसको मैं हिंदी में उसका भाव बता दूं कि उसमें लिखा है कि भारत जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा वाला, फेडरेशन नहीं है कि राज्यों का फेडरेशन हो यूएसए जैसा। वहां पर बीजेपी अब डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंस, इन दोनों को खत्म करना चाहती है। उसमें पहला स्टेप है वन नेशन वन इलेक्शन। इसके जरिए वो देश में दो पार्टी ही केवल रह जाएगी, वो चाहती है, बाकी रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप, उसमें वन नेशन और वन पार्टी हो, यानी हर पार्टी खत्म हो जाए, सिर्फ भाजपा रह जाए। और इसको, इसके लिए, इस देश की आजादी के लिए नेहरू, गांधी, अंबेडकर, जो पूरा परिवार, इन लोगों ने जो कुर्बानी दी है, जो लड़ाई की है डेमोक्रेसी के लिए और आजादी के लिए, इसको बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, आप दोनों सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारी डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचा सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, बीजेपी से सपोर्ट विड्रॉ करना है। ये पूरा पूरा जो है, जो फैक्ट है वो हमने दिखा दिया। अब फैक्ट के बाद एनालिसिस का पार्ट, संतोष, ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर का बताया जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर अगर ऐसी कोई होर्डिंग पोस्टर लगा है और वो काफी वक्त तक लगा रहा, तो इसके मायने क्या है? क्योंकि अगर कांग्रेस के मतलब के विचार या कांग्रेस के मंथन या कांग्रेस के मूड, माइंडसेट इसके खिलाफ होता तो इसको हटवा दिया जाता। लेकिन अगर इसका फोटो आ रहा है, वायरल हो रहा है, ट्वीट हो रहा है, तो इसके मायने क्या है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर
अगर मान लीजिए कि किसी भी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस ही नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर के बाहर अगर कोई उस तरह का पोस्टर या बैनर लगता है जो उसकी पार्टी की विचारधारा से या उसकी पार्टी के स्टैंड से मेल नहीं खाता, तो आमतौर पर क्या होता है कि तुरंत जो पार्टी के मुख्यालय के जो प्रभारी होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है, अंदर से लोग आते हैं, उस पोस्टर को फाड़ देते हैं या हटा देते हैं। आमतौर पर यही होता है। अगर लंबे समय तक ये पोस्टर कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर लगा हुआ है, लगातार वायरल हो रहा है, ट्वीट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसका सीधा सा सीधा मतलब है कि कांग्रेस भी इस पोस्टर से इत्तेफाक रखती है। और दिलचस्प बात ये बताऊं कि देश की राजनीति भी कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रखती है। कांग्रेस को ये बखूबी इस बात का एहसास है कि आज के दौर में जिस नरेंद्र मोदी को की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 240 पर आकर लाकर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में रोक दिया था, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 220 225 पर लाकर वो नहीं रोक पाए। और उसके बाद उनको ये भी पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन पर ही टिकी हुई है। कांग्रेस के आला नेताओं तक को ये बात बखूबी पता है कि जिस दिन चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार से, दोनों तो दूर की बात है आशीष जी, दोनों में से अगर कोई भी एक राजनीतिक दल ये घोषणा कर दे कि मैं नरेंद्र मोदी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहा हूं, तो जो दूसरा दल है वो भी विद इन 1 आवर यानी 1 घंटे के अंदर उस तरह की घोषणा कर देगा। ये दोनों ही राजनीतिक दल आज की तारीख में ये सोचकर बैठे हुए हैं कि बिल्ली के गले में घंटी पहले कौन बांधेगा। तो इसलिए इस तरह के जो पोस्टर है वो कहीं ना कहीं उत्साहित करते हैं। और सिर्फ इसी तरह के पोस्टर नहीं, जिस तरह से मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जनता दल यूनाइटेड ने, जिस तरह से तेलुगु देशम पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने याद किया कि कैसे उनके पिता की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका मनमोहन सिंह ने निभाई थी। ये अगर आप सीक्वेंस देखें, पहला वक्फ संशोधन अधिनियम जो आया था 2024 संसद के पिछले सत्र में पेश किया गया, तेलुगु देशम पार्टी ने खड़े होकर ये कहा कि जेपीसी में भेजा जाए। उसके बाद एक देश एक चुनाव, जो भी नेता बयान दे रहे हो, आधिकारिक बयान अभी तक ना तो नीतीश कुमार का आया है और ना ही चंद्रबाबू नायडू का आया है। क्षेत्रीय दलों की संरचना को जानने वाले, समझने वाले, और चूंकि मैं कई क्षेत्रीय दल कवर कर चुका हूं तो मैं ये जानता हूं, मानता हूं कि चाहे नीतीश कुमार की पार्टी में उनके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ही कुछ क्यों ना कहते रहे हो, उनके कोटे से केंद्र में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह ही क्यों ना कहते रहे हो, तेलुगु देशम के कोटे से केंद्र में मंत्री बने राम मोहन नायडू और उनके रिश्तेदार ही क्यों ना कहते रहे हो, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी में तब तक कोई स्टैंड, ऑफिशियल स्टैंड नहीं माना जाता जब तक उसके मुखिया बयान नहीं देते। तो चंद्रबाबू नायडू भी चुप है, नीतीश कुमार भी चुप है, कांग्रेस भी इस बात को बखूबी समझती है कि इनकी चुप्पी को तोड़ना बहुत जरूरी है, इनको मनाना बहुत जरूरी है। और ये पोस्टर नीतीश कुमार के आने से एक दिन पहले लगाया गया, लबोलुआब मतलब और मायने बिल्कुल साफ है। रात के 9 बजने के बाद 62 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। ये बहुत बड़ी तबादला सूची है। इतने बड़े पैमाने पर जब तबादले होते हैं और राजनीतिक असमंजस की स्थिति होती है, अनिश्चितता की स्थिति होती है, तो इसके कई मायने निकालते हैं राजनीतिक पंडित। आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है, करने क्या वाले हैं, सबसे बड़ा यह सवाल है। और आखिर अभी न तो चुनाव आए हैं, न कोई ऐसी बिहार में ऐसी कोई स्थिति पैदा हुई है, आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई हो, न तो बिहार में नीतीश कुमार अभी किसी तरीके का कोई संकेत दे रहे हैं इधर उधर जाने का। नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं संकेत, उनका मौन संकेत देता है, उनके आसपास के लोग संकेत पैदा करते हैं। लेकिन ये 62 आईपीएस आखिर एकाएक क्यों बदल दिया? पूरा प्रशासनिक अमला कहते हैं ना इसको, पूरा का पूरा ताश के पत्ते की तरफ फेंक देना। ऐसा अक्सर तभी होता है जब मुख्यमंत्री कुछ ऐसा करने वाला हो जिसमें उसको अपने भरोसेमंद अफसरों का साथ चाहिए हो, वो ताश के पत्ते की तरह तभी अफसरों को फेंटा जाता है। बिहार से जानकारी जो आ रही है उस पर सीधा रिपोर्ट, ताजा रिपोर्ट और क्या हो सकता है नीतीश कुमार के मन में, वो समझने के लिए हमारे साथ इस समय बिहार के 2 जानकार मौजूद हैं। हमारे साथ संतोष मौजूद हैं जो दिल्ली से लेकर के बिहार की पॉलिटिक्स को कवर करते रहे हैं और बिहार खासकर जेडीयू और नीतीश कुमार की राजनीति को समझने की कोशिश अक्सर करते हैं। अभिषेक हमारे साथ हैं। पहले मैं संतोष के पास चलूंगा, जरा इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल में जरा बताइए, आखिर ये क्या मसला है? एकाएक 62 आईपीएस पूरा फेंट दिया बिहार के सरकारी नौकरशाही को।
बिल्कुल आशीष जी, इसको इस तरह से कहते हैं कि घर के सारे बल बदल डाले। और ये कब होता है? ये नीतीश कुमार के पैटर्न को समझिए। जब आप गठबंधन सरकार चलाते हैं, आपके 2 उप मुख्यमंत्री हैं, कई मंत्री हैं, तो उनकी बातें माननी पड़ती है। पटना में कुछ अधिकारियों की तैनाती की बात हो, अलग-अलग जिलों में तैनाती की बात हो। लेकिन पिछली बार भी जब ये खेला जिसको कहा जाता है, जब वो हुआ, तो सबसे पहली जो नजर पड़ती है वो अधिकारियों में पड़ती है। क्योंकि अगर कुछ भी बड़ा बवाल होगा, हमने पिछली बार देखा था कि पुलिस अधिकारी विधायक पकड़-पकड़ के विधानसभा के लिए लेकर आ रहे थे। तो ये जो नीतीश कुमार ने किया, पहले डीजीपी बदला बहुत खामोशी से, और उसके बाद 62 आईपीएस का तबादला। आप सोच लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पटना को ही उन्होंने फुल प्रूफ नहीं बना दिया, वो पटना से लगते हुए देश के, बल्कि बिहार के जितने भी जिले हैं, उन सबको फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की है। इतने बड़े पैमाने पर तबादला ये साफ-साफ बता रहा है, और वो भी दिल्ली आने से चंद घंटे पहले। कल उनको दिल्ली आना है, खबर ये आ रही है कि मनमोहन सिंह के परिवार से मिलेंगे, और ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेसी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो दिल्ली आने से पहले इतने बड़े लेवल पे तबादला, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। हाँ, 62 बताइए आईपीएस बताइए। का तबादला हुआ है, और पटना के एसएसपी बनाए गए हैं अवकाश कुमार। अब इसमें देखिए कि पूरा क्या है कि बिहार के गृह विभाग ने 62 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया। इसमें 61 अफसरों को नई जिम्मेदारी दी गई, यानी 61 अफसरों को अलग अलग जगह बदला गया है, ताश के पत्ते की तरह, और एक अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस आदेश में आईपीएस जो अवकाश कुमार है, उनको पटना एसएसपी बनाया गया है। देखिए, जब भी बदलने की बात आएगी तो पटना, चूंकि विधानसभा वही है, बिहार की राजधानी वही है, तो उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आगे कुछ और अफसरों के नाम बता दूं मैं कि पटना का मैंने बता दिया आपको। अमित राज को अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा बिहार, यानी अपर पुलिस महानिदेशक सिक्योरिटी का बना दिया गया है। कुंदन कृष्णन को एसटीएफ का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, एसटीएफ का। और याद रखिए, जिस तरह से चिराग पासवान के करीबी नेता पर छापा मारा गया था केंद्र सरकार की एजेंसी के द्वारा, चीजें बड़ी तेजी से बदल रही है। आगे अमित कुमार जैन को अपर पुलिस महानिदेशक कमजोर वर्ग, अमित राज को अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा बिहार पटना, शालिनी को पुलिस महानिरीक्षक आतंकवाद निरोधी व्यवस्था बिहार पटना का अतिरिक्त प्रभार, पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा बिहार पटना बनाया गया है। राजेश कुमार को पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है विधायकों की संख्या के मामले में। राजेश कुमार को पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र से अब पुलिस महानिरीक्षक बिहार मानवाधिकार आयोग पटना हटा दिया गया है। राकेश राठी पुलिस महानिरीक्षक पूर्णिया क्षेत्र से पुलिस महानिरीक्षक में तकनीकी सेवाएं एवं संचार के साथ साथ पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध इकाई पटना बना दिया गया है। तो ये तमाम कुछ अधिकारियों के बारे में खबरें, और मैंने फिर कहा कि पटना को तो चाक चौबंद कर ही रहे हैं। जिन जिलों में कायदा जो दूसरे अधिकारी लगे थे, जिनकी निष्ठा पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को शक था, उनको भी एक तरह से उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। यानी घेरेबंदी कर दी गई है कि अब अगर कोई बड़ा बवाल होगा तो जो ये पुलिस वर्ग है, जो ये एसपी है, जो पटना के नए पुलिस अधिकारी है, ये पूरी तरह से नीतीश कुमार के वफादार अधिकारी होंगे। संकेतों को समझना बहुत जरूरी है, और इन संकेतों से साफ साफ नजर आ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो चुप है, अब तक चुप है, उनकी चुप्पी बहुत खतरनाक होती है। और दिल्ली आगमन से कुछ घंटे पहले 62 आईपीएस अधिकारियों का तबादला बिना कहे ही एक बार वो फिर बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, इशारा करते हुए नजर। संतोष, मैं कहूंगा जरा एक बार और आप खंगालिए अपने सूत्रों से जो इंफॉर्मेशन मोबाइल पे आ रही है कि जिलों में कितनी तब्दीलियां हुई है, क्योंकि 62 है। हमने अभी जो नाम गिनाए ये 5-7 है, इसमें से अधिकांश नाम मुझे वो नजर आए जो तकनीकी में भेजे गए या मानवाधिकार में भेजे गए हैं, यानी इन लोगों को पैदल कर दिया गया है। अब मानवाधिकार में भेजने का मतलब जिनको एडीजी मानवाधिकार बना दिया जा रहा है, तकनीकी सेवाओं में भेज दिया जा रहा है, उनको पावरलेस कर दिया जा रहा है, बिना दांत के उनको कर दिया गया है। यानी ये अगर नीतीश कुमार ने अपने ही अफसरों को, वो अफसर भी उन्हीं के रखे हुए थे, यानी अगर ऐसे अफसरों को इतने जगह पर, तो या दो चीज होती है, या तो समीक्षा में बहुत खराब परफॉर्मेंस हो, या कुछ बड़े फेरबदल की तैयारी हो, ये दूसरे राजनीतिक दल के ज्यादा करीब चले गए हों, साथी के साथ दोस्त के करीब ज्यादा चले गए हों, यही दो चीज हो सकती है। तीसरी बात जो आपने कही ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछली बार का याद कीजिए, जब महागठबंधन छोड़ करके भाजपा के साथ आए थे, तो गोरखपुर से लेकर और झारखंड के बॉर्डर तक से किन किन विधायकों को लेके आई थी, अभी अभिषेक बताएंगे किन किन विधायकों को लेके आई थी। किसी को पत्नी के साथ उठा लिया, किसी बेटे को कहीं से उठा लिया, सब पुलिस ने किया था पिछली बार, सब पुलिस ने किया था। अभिषेक, ये फेरबदल
आपके जेडीयू के भीतर के सूत्र क्या कह रहे हैं? जेडीयू के भीतर तो आपको काफी जानकारी रहती है, क्या कह रहे हैं वो सूत्र? नहीं, देखिए, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, हर पार्टी में हम लोग के सोर्स तो मौजूद होते हैं। स्वाभाविक है कि कई जगह से सूचनाएं समय से आ जाती है, कई जगह से देर से आती है। लेकिन आप देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फेरबदल की तरफ मैं ले जा रहा हूं। आशीष भारती, मुखर्जी नाथ के दिनों से मैं जानता हूं आशीष भारती को। नीतीश कुमार के इलाके से ही आते हैं, उसी एक्सटेंडेड बेल्ट से। संयोगवश स्वजातीय भी हैं। बेगूसराय दिया गया है आशीष भारती को, डीआईजी बेगूसराय, पुलिस उप महानिरीक्षक बेगूसराय, खगड़िया, 2 जिले उसमें आते हैं, शायद एक आध जिला और है। गिरिराज सिंह के पूरे इलाके को, चूंकि नीतीश कुमार का वो गढ़ रहा है, पिछली बार उनके एक बेहद करीबी विधायक थे बोगो सिंह, वो चुनाव हार गए थे। हालांकि लोजपा को जो एक सीट मिली थी, बोगो सिंह हारे थे। मनोज कुमार तिवारी थे सीतामढ़ी में, उनको वहां से रुखसत किया गया है। और कई ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं, मसलन गया देख लीजिए, बांका देख लीजिए, ये सब वो इलाके हैं। देखिए, बिहार को समझने के लिए आपको एक ही समझना होगा, जनता दल यूनाइटेड के आधार वाले जिले और भारतीय जनता पार्टी और राजद के आधार वाले जिले। भाजपा के आधार वाले जिलों पर खास नजर है, ध्यान रखिए। बेगूसराय हो, सीतामढ़ी इस बार ये जीत गया है, लेकिन वो बीजेपी का गढ़ है जी। पश्चिम चंपारण, ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गढ़ है। बिहार में पटना के बाद सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है तो पश्चिमी चंपारण। वहां पर अपने खास अधिकारी को भेजा गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, बेतिया रेंज में भेजा गया है, उसमें पश्चिमी पूर्वी दोनों चंपारण आते हैं। ये पूरा का पूरा फेरबदल साफ दिखाई दे रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करने के पहले अपने हाउस को ऑर्डर में करना शुरू किया है। क्योंकि अब बीजेपी के साथ सत्ता में थे, तो बीजेपी, देखिए, तीसरे नंबर की पार्टी जब ये है, तो पहले नंबर की पार्टी में जैसे इन्हीं की चलती थी वो तो है नहीं, कहीं ना कहीं राजद के साथ भी कंप्रोमाइज करना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने भी कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो जिस तरह से तैनाती हो रही है, वो तैनाती साफ दिखाती है कि ये तैनाती कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड ने अपनी प्राथमिकताओं को बदलने का फैसला कर लिया है। दूसरी बात जो बेहद महत्वपूर्ण है, बिहार जैसे राज्य में जहां 40 लोकसभा सीटें हैं, आईपीएस का स्ट्रेंथ कितना होगा, कैडर स्ट्रेंथ? अगर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जो 5, 10, 15 लोग होंगे उनको छोड़ दें, 120-25 से ज्यादा नहीं होगा। कितने इस देश में 4000 आईपीएस होंगे, 32 राज्य है, 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश है, ज्योग्राफिकली 55-60 जिलों वाला शायद मध्य प्रदेश भी है। बिहार जैसे राज्य का कैडर कितना बड़ा होगा, उसमें आधे आईपीएस को एक झटके में आपने बदल दिया। मोटे तौर पर अगर 50% को भी बदल दिया एक झटके में, मामूली घटना नहीं है। एक राज्य का कि कैडर स्ट्रेंथ के आधे को इधर से उधर कर देना, बिना किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ जाने की सोचे बिना, अमूमन होता नहीं है। और नीतीश कुमार की एक और खासियत है या कमजोरी कहें कि नीतीश कुमार आमतौर पर ब्यूरोक्रेसी को तब तक डिस्टर्ब नहीं करते हैं जब तक कि उनको बहुत बड़ी कोई शिकायत न मिल जाए। ब्यूरोक्रेसी के सहारे ही शासन चलाने वाले हैं, नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, ये सब योगी आदित्यनाथ हो। तो सीधा सीधा ये है कि जब तक कोई बहुत बड़े बदलाव की तरफ जाने की तैयारी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का काम कोई उसके बिना नीतीश कुमार करेंगे। लिस्ट आ गई है। बताइए, लिस्ट जरूरी है। देखिए, पूरी लिस्ट एक बार बता देता हूं। आप यहाँ पर देखिए कि रामचंद्र कुमार जो थे वो समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र बल के थे, इनको गया का नगर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। दूसरे जो में पोस्टेड थे उनको पटना में दूसरी जिम्मेदारी दी गई। अंजनी कुमार, ये विशेष कार्यबल अभियान जो एसटीएफ थे ना, उनके इंचार्ज थे पटना में, इनको पटना से हटाकर अररिया भेज दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि इनकी पोस्टिंग कैसे हुई होगी और किसने करवाई होगी। विक्रम सिंहाग जो थे नगर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर में थे इससे पहले तैनात, अब उनको पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बनाकर पटना वापस लाया गया है। श्रीमती काम्या मिश्रा, ये पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दरभंगा हुआ करती थी, इनको पुलिस अधीक्षक बनाकर बिहार पुलिस मुख्यालय यानी पटना से अटैच कर दिया गया है, यानी इनको जिले से हटा दिया गया है। भागलपुर में जो नगर पुलिस अधीक्षक थे, एक मिनट संतोष जी, काम्या मिश्रा तो वही तो नहीं है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था?
एग्जैक्टली मैं नाम चर्चा में नाम है, एग्जैक्टली चर्चा में नाम रहा है ये। लेकिन एक बार सूची सुनिए अभिषेक मैं आपसे कहूंगा सूची सुनिए, क्योंकि कौन लोग जिलों की पोस्टिंग में जा रहे हैं। जो लोग संटिंग में थे, संटिंग कहते हैं ना नौकरशाही में, जो संटिंग में थे वो प्राइम पोस्टिंग में जा रहे हैं। और जिले की पोस्टिंग में बताऊं, एडीजी किसी को बना दिया जाए जो है मानवाधिकार का, समझ लीजिए कि उसके दांत तोड़ दिए गए। लेकिन किसी को कप्तान बना दिया गया बांका का, उसको पावर दिया गया है, कप्तान ही सारा खेल करेगा। इसलिए एसपी पर नजर रखिए कौन कौन है, जरा सूची बताइए संतोष साहब। ये आगे और दिलचस्प है कि के रामदास साहब भागलपुर में नगर पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। इनको नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी बनाकर पटना लाया गया। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि पटना की मजबूत घेरेबंदी किलेबंदी की जा रही है। फिर जमुई में जो पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे उनको संटिंग पोस्ट में डाल दिया गया, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बोधगया में ले जाकर उनको एक तरह से संट दिया गया। पुलिस अधीक्षक जो आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना में थे, ये भी एक संटिंग पोस्ट है, उनको पुलिस अधीक्षक बनाकर जमुई भेज दिया गया है। जमुई किनका इलाका है अभी आपको अभिषेक जी आगे बताएंगे। इसके बाद जो समावेष्टा थे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के हरिशंकर कुमार, इनको अब फील्ड की पोस्टिंग दे दी गई है, यानी सहायक पुलिस महानिरीक्षक निरीक्षण का बना के पटना में इनको तैनात कर दिया गया है। इस तरह से जो सहायक पुलिस महानिरीक्षक पटना में थे आलोक, उनको पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बना के दरभंगा भेज दिया गया है। अररिया के जो पुलिस अधीक्षक थे अमित रंजन, उनको पुलिस अधीक्षक बना के सीतामढ़ी भेज दिया गया है। गया के जो श्रीमती प्रेरणा कुमार जो थी नगर पुलिस अधीक्षक गया की, उनको पुलिस अधीक्षक बना के नवगछिया भेजा गया है। पूरन कुमार झा जो कि पुलिस अधीक्षक नवगछिया के थे, उनको संटिंग पोस्ट में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस दरभंगा में लेके आया गया है। और जो पटना के थे, पटना से हटाया भी जा रहा है। पटना में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण थे विश्वजीत दयाल, उनको नगर पुलिस अधीक्षक बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया है, यानी बिहार की राजधानी से उतार दिया गया है। कैमूर के जो पुलिस अधीक्षक है ललित मोहन शर्मा जो थे, उनको वैशाली का पुलिस अधीक्षक बना के भेज दिया गया है। मधुबनी के जो पुलिस अधीक्षक थे सुशील कुमार, उनको वरीय पुलिस अधीक्षक यानी मुजफ्फरपुर का बनाकर भेज दिया गया है। इसके अलावा भी अगर अन्य जिलों की बात करें, सीतामढ़ी के जो थे पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी, उनको पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग यानी पटना में ले आया गया है। पुलिस अधीक्षक आतंकवाद निरोधक दस्ता जो एसटीएफ बिहार पटना में तैनात थे, उनको पटना में ही दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो इस तरह से वरीय पुलिस अधीक्षक जो भागलपुर में तैनात थे आनंद कुमार, उनको वरीय पुलिस अधीक्षक बनाकर गया भेज दिया गया है। और जो पुलिस अधीक्षक पटना में ही अपराध अनुसंधान विभाग में थे, उनको वरीय पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी पटना का बनाकर उनको एक्टिव पोस्टिंग दे दी गई है। तो ये जो तमाम जो लिस्ट आपको नजर आ रही है, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि अपने लोगों को पटना में तैनात करो, पटना की किलेबंदी करो, और जितने दूसरे यानी बीजेपी के पक्ष के अधिकारी है उनको संटिंग पोस्ट पे भेजो। और अलग अलग जिलों में खासतौर से जो विपक्षी दलों या विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं के प्रभाव वाले जो जिले हैं, वहां पर भी अपने अधिकारी तैनात करो, क्योंकि अगर विधायकों को लाने और ले जाने की जरूरत पड़ी तो ये पुलिस अधिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आशीष जी। अभिषेक, आपने सूची सुन ली, कौन कौन से इसमें कुछ नाम ऐसे हैं क्या जिनको हाईलाइट किया जा सकता है, जिनको संट किया गया हो, संटिंग में डाला गया हो, जिनको पावर पोस्टिंग दे दी गई हो, फील्ड पोस्टिंग दे दी गई हो? और जरा पुलिस की भूमिका ये जरा देखिए। नीतीश कुमार पे मैं अभी भी उनको ना क्रेडिबल मानता हूं, बहुत क्रेडिबिलिटी डाउन। मैं बार बार ये बात कहूंगा, मोस्ट जो है कम क्रेडिबिलिटी, सबसे कम क्रेडिबिलिटी वाला नेता आज की तारीख में देश में मैं मानता हूं। दूसरी बात, ये तबादले जरूर संदेह मेरे मन में पैदा करते हैं। हम उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है ना, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब 18-20 हम लोग मीडिया में आज नहीं, जब संतोष रहे हुए हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, 10-12 आईपीएस या 16 आईपीएस 18 आईपीएस की अगर के ट्रांसफर की सूची एक साथ आ जाती थी कि 18 आईपीएस, तो 1.5-2 घंटे की बहस का विषय होता था। अलग अलग रिपोर्टर खड़े होते थे, उसमें क्या है, क्यों हटाए गए। 18-20 पर यूपी जैसे राज्य में, यूपी का आधा है बिहार, और उससे 5 गुना ट्रांसफर तबादले। मतलब अगर यूपी के हिसाब से मैं इस लिस्ट को अनुपातिक उसमें प्रणाली में ले जाऊं तो ये करीब 100-125 आईपीएस का तबादला हुआ है। अब इतना बड़ा तबादला, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मैं इस बात को एकदम उससे कह रहा हूं, आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए, अगर आईपीएस के तबादले या आईएएस के तबादले आप खबर डालेंगे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेगा कि कभी 60-65 को एक साथ बदल दिया जाए। जो कहा अभी संतोष ने कि सारे बल्ब घर के बदल दिए,
विज्ञापन वाला जो था, वैसे ही ये क्या मोटिव है भाई? आप बड़े करीब से चाचा को समझते हो, जो देखिए बिहार के चाचा हैं, हैं? एक चलिए यूपी में चाचा है शिवपाल यादव, बिहार में चाचा है नीतीश कुमार, और चलिए आपने दोनों बड़े रहस्यमय हैं दोनों। आप रहस्य की बात कर रहे हैं, मैं एक रहस्य खोल ही देता हूं। हम्म दरअसल बात यह है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड की भूमिका को लेकर सवाल है। और सवाल इसलिए नहीं है, देखिए कहने में कोई गुरेज नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल का जो मौजूदा नेतृत्व है वो लड़ना नहीं जानता है। उसके पास जितना विशाल वोट बैंक है कि बिहार में किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। 30-32% का वोट जिसके पास हो, वो पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने की बजाय वो चाचा के भरोसे हो, उसको आप क्या कहेंगे? उसके विधायक और उसके नेता ये बोलते नजर आए कि चाचा आ जाते, सांप्रदायिक ताकतों का साथ छोड़ दे, उनको बंधक बना के रखा गया है, उनकी प्रशस्ति गान में लगे हो। मतलब मुझे लगता है कि अमृतकाल तो बिहार में ही है कि जहां मुख्य विपक्षी पार्टी, जो मुख्य विपक्षी दल का नेता है, वो मुख्यमंत्री की प्रशंसा में लगा हुआ है। पूरी पार्टी मुख्यमंत्री की प्रशंसा में। यूं ही हो रहा है क्या? समझदार को इशारा काफी है। आप बताइए, कल को राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने लगे, लोग क्या समझेंगे? आप बताइए, कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी हो, सुप्रिया सुनेत हो या बाकी लोग, अगर लग जाए कि भाई नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करनी है, तो बाहर क्या मैसेज जाएगा? यूं ही तो नहीं करेंगे ना। सीधी सी बात है, यूं ही तो नहीं करेंगे। किस राज्य में इस देश में ऐसा हो रहा है कि मुख्य विपक्षी दल, संतोष जी बैठे हुए हैं, गिना दीजिए आप और संतोष जी दोनों में से कोई, किस राज्य में ऐसा हो रहा है कि मुख्य विपक्षी दल सदन के नेता की, सत्ताधारी नेता की प्रतीक्षा कर रहा हो, उसके प्रशस्ति गान में लगा हुआ हो? कहीं ऐसा हो रहा है बताइए? कहीं नहीं हो रहा है। और तबादलों की सूची आप देखिए, दो चीज ध्यान देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ वाले इलाकों पर खास तरीके से, मैंने पश्चिमी चंपारण का जिक्र किया, पटना में बड़े तबादले हो रहे हैं। बीजेपी का गढ़ कहां है? जहां बीजेपी का गढ़ है, जहां जेडीयू का गढ़ है। मैंने बेगूसराय का भी जिक्र किया था। इन सब पर नजर है। हर जगह कील कांटों को दुरुस्त करने की तैयारी है। कुछ दिन पहले तकरीबन 40 से ऊपर आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची आई थी, कुछ ही दिन पहले आई थी, आपने देखा होगा। 40 आईपीएस का 61 आईएएस का 61 ट्रांसफर होता है। अब दर्शकों को मैं बता दूं, इनमें पीसीएस अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं कि एसडीएम और डीएसपी है। ये आईएएस और आईपीएस की बात हो रही है कि 40-45 आईएएस का ट्रांसफर हो जाए एक साथ, आधे लगभग बिहार कैडर को जितने आईपीएस है उनका ट्रांसफर हो जाए। किस रूप में? आप देखिए सीतामढ़ी नीतीश कुमार गए थे, एसपी बदल गया। पश्चिमी चंपारण गए थे, एसपी बदल, वहां डीआईजी बदल गया। लेकिन चंपारण जेल का डीआईजी। अभिषेक, मैं ये सवाल संतोष से भी लूंगा आखिर में, एक सवाल। ये हमारे दर्शक भी, मैं बताऊं, मैं मेरे दर्शकों को जब भी होता है मैं किसी विषय पर कठोर शब्द भी इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मेरे दर्शक भी अब नीतीश कुमार पर, सिर्फ मैं नहीं, दर्शक भी नहीं भरोसा करते हैं भाई। वो कमेंट में कुछ भी हमारे करे, देखिए ना, हम लोगों का दर्शक वीडियो कहते हैं। देखना हमारे, देखिए आशीष जी हाँ एक मिनट, वीडियो हमें जो खबर होगी वो नेता हाँ जनता में लोकप्रिय है अलोकप्रिय है, लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं, हमारी मजबूरी, हम खबर करेंगे। जो भी हाँ खबर हम सुन रहे हैं, पर्दे के पीछे से या पर्दे के सामने से, मेरा काम है करना। हाँ महाराष्ट्र में हम लोग तब तक खबर कर रहे थे जब तक कि महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव में नहीं हुआ था और स्पष्ट बहुमत के बेहद करीब अकेले बीजेपी नहीं आई थी। आज पॉलिटिकल हैपनिंग नहीं है। अब वहां जो खबरें होंगी प्रशासनिक होंगी, रोजगार से संबंधित होंगी, जो भी बड़ी खबर आएगी वो हम करेंगे, क्योंकि वहां राजनीतिक खलबली नहीं है। चाहे जिस तरीके से वो उचित हो अनुचित हो, जो भी हो, बहुमत वहां मिल चुका है किसी को, एक ही पार्टी लगभग बहुमत में है। अब खबर बिहार में है, पूरे देश की नजर है। देखिए कांग्रेस मुख्यालय पर पोस्टर लगने की बात आ जाती है नीतीश कुमार और नायडू को लेकर के। ऐसे ही लगता है क्या? क्या कांग्रेस पार्टी के ऑफिस बियरर ने ऐसे पोस्टर लगाने की इजाजत इसी तरह से दी है क्या? यूं ही तो नहीं दी है। नहीं, सब पर मैं मुझे याद है कांग्रेस पर आशीष जी, भरोसा एक बात करूं, मैं मैं बोलूंगा, कांग्रेस एक बात मैं, नहीं। आशीष जी एक बात बस, मुझे याद हम्म, है 23 या 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने सरकार का साथ छोड़ा था, महागठबंधन का, सबको याद होगा। हम्म, अचानक शाम में जाके हम्म, इस्तीफा दे आए थे और अगले दिन हम्म, शपथ ले ली थी बीजेपी के साथ। हम्म, 22 या 23 जुलाई को बिहार के विधान परिषद में विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी की एक मीडिया बाइट चली थी टीवी पर। नीतीश कुमार को मैं शुरू से जानता हूं, वो करप्शन पर समझौता नहीं कर सकते, बड़े ईमानदार आदमी है। मतलब जो काम उस वक्त उनकी पार्टी कर रही थी बीजेपी, वो हम्म, काम आज आरजेडी कर रही है। आप समझिए इस चीज को हम्म। कि चाचा को बंधक बना के रखा गया है, दो दिल्ली में है, दो पटना में है। ये किसका बयान है?
ये तेजस्वी यादव का बयान है। विधानसभा के अंदर ऑन द रिकॉर्ड तेजस्वी यादव ने बात कही थी गठबंधन टूटने के बाद कि अगर चाचा को जब भी हमारी जरूरत होगी उनका भतीजा उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार मिलेगा। ये ऑन द रिकॉर्ड कहा था। नीतीश कुमार जो विश्वास मत हासिल कर रहे थे, लाया जा रहा था। अभिषेक वो ऑन द रिकॉर्ड, अब संतोष के पास में आ रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड वो सब हमको, लेकिन मैं ये मानता हूं, मैं क्रेडिबिलिटी की अगर बात करूं, मैं कांग्रेस पर भरोसा कर लूं, समाजवादी पार्टी पर कर लूं, ममता बनर्जी कर लूं, बहुत ममता बनर्जी अनस्टेबल है, गुस्सा हो जाती है कभी भी, शरद पवार पर कर लूं, दर्शक मेरे, मैं दर्शकों के लिए सवाल कर रहा हूँ, फिर संतोष से भी वही, दर्शक कह रहे कि नहीं कुछ हो जाएगा, पलटुआ नहीं पलटेगा, नहीं जाने वाला है। भाई ये दर्शकों की भावनाएं हैं, और मैं इसलिए दर्शकों की भावनाओं को इसलिए पलटते हैं, आप गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। भाजपा राजद पलटती है, वो कहाँ पलटते हैं, तो कुर्सी पर फिक्स रहते हैं। नहीं, वो तो सब हो गया, वो लाइन जो है लोगों को रिझाने वाला, जो फैक्ट है कि क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। मेरा संतोष यही सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार को क्या, मतलब ऐसा आज की तारीख में एक बड़ा वर्ग उनके साथी, जिस अरविंद केजरीवाल को आप याद कीजिए संतोष, अरविंद केजरीवाल को इंडिया अलायंस में लाने वाले नीतीश कुमार थे, हाथ पकड़ करके लाए थे, हाथ पकड़ के। नीतीश कुमार की चिट्ठी पर क्या रिएक्शन है संजय झा का? नीतीश कुमार खामोश है। नीतीश कुमार से जब इस देश में सेकुलर पार्टीज जन भावना, ये जन भावना क्या नहीं दिखती है, जन भावना, क्योंकि इस देश में हम दर्शकों के कमेंट को मैं क्यों बोलता हूं, इसलिए क्योंकि यह देश डेमोक्रेसी क्या है, जनादेश पे ही सरकार चलती है ना, तो जन भावनाओं को हम नहीं निकाल सकते। जब जनता कहता है कि नहीं ये भाई ये क्रेडिबल नहीं है, ये इसका भरोसा नहीं कर सकते, तब आखिरी रास्ता क्या है नीतीश कुमार के पास? ये मुझे लगता है कि आखिरी अवसर है, इसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा, चाहे अभिषेक इस बात से मेरे सहमत हो ना हो, आप हो ना हो, लेकिन ये आखिरी मौका है। देखिए, ये मौका आखिरी हो या कैसा हो, उस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नीतीश कुमार जब तक राजनीति में सक्रिय रहेंगे वो हमेशा अपने लिए मौकों की तलाश में लगे रहेंगे। दूसरी बात जो अभिषेक ने कहा कि भतीजे की समस्या, देखिए मुख्य विपक्षी दल निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि लालू यादव आज की तारीख में उतने सक्रिय नहीं है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरजेडी का जो वोट शेयर है वो 23 से 25% के आसपास है, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में या बिहार में तेजस्वी यादव, ये लालू यादव की राजनीति के उस दौर में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि उस 23-24% जो वोट प्रतिशत है उसको 33-34 तक कैसे पहुंचा पाए। लालू यादव के पास जो रघुनाथ झा हुआ करते थे वो अब तेजस्वी यादव के पास नहीं है। तेजस्वी यादव के पास मनोज झा है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, राज्यसभा में बहुत अच्छे वक्ता जरूर हो सकते हैं, लेकिन बिहार में शायद ही वो गांव की उन पगडंडियों पर कभी वो चलकर राष्ट्रीय जनता दल के लिए वोट मांगते नजर आए हो या 2-4 वोट निभा सके। आप याद कीजिए लालू यादव के साथ रघुवंश प्रसाद सिंह हुआ करते थे, इतने वफादार कि आखिरी समय में 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद मुझे खुद याद है जब सोनिया गांधी ने उनको ऑफर किया कि आप राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के कांग्रेस में आ जाइए, हम आपको राज्यसभा भेजेंगे और आपका जो ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय है, जो मनरेगा योजना चलाती थी, रघुवंश प्रसाद सिंह की योजना थी, उन्होंने कहा कि हम आपको मंत्री बनाएंगे। मैंने रघुवंश बाबू से पूछा कि आप क्यों नहीं गए? उन्होंने हंसते हुए कहा उम्र के इस पड़ाव में आकर मैं लालू यादव को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा कोई नेता तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। इस तरह के कोई नेता, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय, ठाकुर और भोयार हो, उसकी कोई लॉबी तेजस्वी यादव खड़ा नहीं कर पा रहे, इसलिए मजबूरी में बार बार उनको 15% वोट शेयर रखने वाले चाचा की तरफ देखना पड़ रहा है। और चाचा, उनकी राजनीति का कहीं कोई अंत नहीं है। उनको जब जहां जिस तरह की सुविधा नजर आती है उस सुविधा की तरफ वो मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना तो लड़ने की क्षमता भाजपा के नेताओं में है और ना ही लड़ने की क्षमता तेजस्वी यादव में है, क्योंकि लालू यादव बीमार है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हो सकते। और इस परिस्थिति का फायदा उठाकर मैं तो मजाक में कहता हूं कि नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू है, और कल दिल्ली आने से पहले, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने से पहले उन्होंने जिस तरह से एक तरह से तबादला एक्सप्रेस चला दी है, इसको मैं बड़े पैमाने पर भी तबादले की संज्ञा नहीं दूंगा, क्योंकि जब 15-20 तबादले हुआ करते थे तब हम चलाते थे बड़े पैमाने पर तबादले। इसको तो वंदे भारत एक्सप्रेस कहना होगा। तो तबादले की जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलानी है वो चलाकर नीतीश कुमार ने मैसेज दे दिया है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि खेला होगा। इसका मतलब ये है
कि दिल्ली में जब नीतीश कुमार उतरेंगे तो कांग्रेस को उन्हें कोई अच्छा ऑफर देना होगा, या लालू यादव को नीतीश कुमार के बिहाफ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस से कोई अच्छा ऑफर दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो अभी भी है। सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए पाला नहीं पलटेंगे, पाला पलटेंगे तो कुछ और भी चाहेंगे, और वो कुछ वही चीज है जिसको लेकर वो पहले भी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर गए थे। तो अब कल का जो दिन है, रविवार का जो दिन है, वो हम लोग कहते हैं ना मीडिया की भाषा में, सुपर संडे का दिन है बिहार की राजनीति के लिए। आशीष, बिल्कुल सही कहा आप, सुपर संडे ही लग रहा है अभी, सुपर संडे, क्योंकि वहां पे सबको बदल के आ रहे हैं। अब वहां पे तो कल जो है परिचय समारोह होगा, मतलब कल परसों में, अब कल तो संडे है, कल परसों में नया नई नियुक्ति, नई पोस्टिंग, ज्वाइनिंग होगी, परिचय समारोह होगा। नहीं आशीष जी, हाँ, खबर है कि लोग कल ही जाकर चार्ज देंगे। कुछ लोग अभी के अभी एक्सप्रेस आते हुए पटना से बकायदा फोन चला गया है कि आप लोग अपनी नई तकनीक पे तुरंत जाके चार्ज दीजिए। तो अब उसमें कोई मेरी उनकी कोई रविवार नहीं होगा, कल भी यदि चार्ज देख सकते हैं। संतोष जी, बात दरअसल ये है ना कि नीतीश कुमार का काम सिर्फ अमित शाह के वो इंटरव्यू से ही खड़ा नहीं हुआ है। दिल्ली में भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक हुई है, उसके बाद पटना जाकर जो बयानबाजी हुई है, और इन सब के बीच अचानक आनन फानन में आरिफ साहब को, मतलब 26 साल हो गए थे यार कि दुबई को, एक माइनॉरिटी को गवर्नर से हटे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 महीने का कार्यकाल बचा था, पटना में नहीं रुकने दिया, बंगाल भेज दिया था, अगर आपको याद हो तो, 3 महीने के लिए। और AR की दुबई के बाद ये पहला मौका है कि माइनॉरिटी का राज्यपाल किस मकसद से भेजा गया है बिहार में, ये समझने की कोशिश कीजिए जरा कि आखिर बिहार की राजनीति में बीजेपी किस प्रयोग की तरफ जा रही है। वो सीजन पॉलिटिशियन है। राजेंद्र बिश्नोई आर्लेकर का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है, कोई जानता भी नहीं था। नीतीश कुमार का के ऑरा में, वो छाया में वो दब जाते थे। आरिफ साहब का कद आप कुछ भी कहिए, जब नीतीश कुमार राज्य मंत्री थे तो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। और जिस समय नीतीश कुमार को कोई जानता नहीं था 1986 में, शाहबानो मामले पर पूरा हिंदुस्तान आरिफ मोहम्मद खान को जानता था कि कौन है आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान को नरेंद्र मोदी, आज की तारीख में वो जगदीप धनखड़ है नरेंद्र मोदी के, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को तंग तबाह करने के लिए जगदीप धनखड़ को भेजा गया, और अंततः ममता बनर्जी से कंप्रोमाइज हुआ कि ठीक है इनको हम हटा रहे हैं, उपराष्ट्रपति बनाया गया उनको। और किस मुद्दे पर हुआ वो सब पर्दे के अंदर की बात क्या बाहर लाई जाए, लेकिन सारी बातें ये है, सबका लबो-लुआब ये है कि बिहार में कहीं ना कहीं एक सीजन पॉलिटिशियन, उसमें भी माइनॉरिटी, क्योंकि माइनॉरिटी के खिलाफ अगर कोई गवर्नर गड़बड़ भी करेगा कुछ, तो नीतीश कुमार और लालू यादव बयान देने से बचेंगे, वो अपने वोट बैंक को लेकर डिफेंसिव होंगे। ये राजनीति जो बिहार में करने की कोशिश है, नीतीश कुमार इस चीज को अच्छे से समझ गए हैं। और जो बात आप कह रहे हैं, एक लाइन में मैं समअप करता हूं, जो बात आप कह रहे हैं कि उनसे बड़ा कुछ दीजिए, अरे जो है वो बचाने की बात अब सामने है कि अगर एनडीए 200 सीटें बिहार में जीत गई, क्योंकि राजद की जो हालत है, कॉन्फिडेंस, वोट बैंक होने के बावजूद कॉन्फिडेंस नहीं है। वो 90 के दशक की टीम इंडिया है कि तेंदुलकर सेंचुरी मारेंगे, सब बैठ के तमाशा देखेंगे, और अंत में रोबिन सिंह अकेले संघर्ष करेंगे और टीम के सारे विकेट गिर गए, 20 रन से हार गई। वो स्थिति है आरजेडी की। और वो स्थिति में अब अगर एनडीए को 200 सीटें मिल जाए, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सवाल पर हम जाते हैं, 200 सीटें एनडीए को मिल जाए, इसका सीधा मतलब यही हुआ ना कि बिना जनता दल यूनाइटेड को माइनस करके भी वो 122 का आंकड़ा पार कर गई। यही हुआ ना आशीष जी इसका मतलब। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ। इसके अंत में यही कि इस बात से मैं सहमत हूँ, अभिषेक की कई बात से सहमत नहीं होता हूँ, लेकिन इस बात से सहमत हूँ कि अब नीतीश के पास जो है वो बचाने की जद्दोजहद है, और क्या मिलेगा वो तो छोड़ दीजिए। आरिफ मोहम्मद खान, जिसकी अभी बहुत डिटेल में चर्चा की अभिषेक ने, 4 बार के सांसद हैं, ये बुलंदशहर में सियासत सरकार गिरी थी, सुनिए, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, ये जनाब भी थे बसपा एमपी। हाँ, वोटिंग से अब्सटेन करेंगे और वोट डाल के सरकार गिरवाई थी, और अकबर अहमद डंपी ने। ये इनका बताया 4 बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे बुलंदशहर के सियाना से, तब नीतीश कुमार का, बिल्कुल सही बात है, तब कोई नाम नहीं था। दरअसल इनको लाने का मोटिव, मैंने एक बार कहा था संतोष के साथ चर्चा में, इनको लाने का ये इस देश के ऐसे गिने चुने लोगों में है जो संविधान को बड़े भीतर तक समझते हैं, और उसकी व्याख्या अपने मतलब सहूलियत के हिसाब से, कहते ना सहूलियत के हिसाब से संविधान की व्याख्या, उसमें माहिर है। और एक बात जब चर्चा कर दी आरिफ मोहम्मद खान की, अब नीतीश पर निर्भर है। अगर आरिफ मोहम्मद खान ने, मुझे लग रहा है ये भीतर से एक बात आई कि अगर आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनवा दिया, तो हो सकता है एक दलित
राष्ट्रपति भारत ने देख लिया। ये देखिए सिंबोलिज्म के मास्टरमाइंड है नरेंद्र मोदी। एक जो है आदिवासी राष्ट्रपति देख लिया। हो सकता है मोदी जी एक मुस्लिम राष्ट्रपति दिखा दें और आरिफ मोहम्मद खान जैसा मुस्लिम राष्ट्रपति बनाने में मोदी जी कोई दिक्कत नहीं है। वो जगदीप धनखड़ से भी हो सकता है 4 कदम आगे साबित हो आरिफ मोहम्मद खान। ये हो सकता है ऐसा खेल, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में नरेंद्र मोदी, उनके क्या कहने, वो तो सिंबोलिज्म पे, टोकनिज्म और सिंबोलिज्म जिसको हम दोनों में कुछ अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, सिंबोलिज्म और टोकनिज्म, इन दोनों में कोई तोड़ नहीं है। उस वर्ग का भला हो ना हो, उस धर्म का भला हो ना हो, जाति का भला हो ना हो, दलितों, कोविंद के राष्ट्रपति बनने से दलितों कितना भला हो गया, कितना भला हो गया। दलितों का हालत यह है कि संसद के बाहर एक दलित की जान चली गई अभी यूपी बुलंदशहर का ही, जहां से आरिफ मोहम्मद खान आते हैं, जहां से पहली बार जीते थे वहीं से आते हैं, वहीं बुलंदशहर के दलित की चली गई। आदिवासियों को देख लीजिए, वहां पर शेड्यूल ट्राइब है ना मणिपुर में, क्या हालत है, शेड्यूल ट्राइब पे पेशाब मध्य प्रदेश में करने घटनाएं। तो ये हो सकता है। खैर, आज ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और कुछ ही घंटे बाद वही मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल नीतीश कुमार दिल्ली में होंगे। देखते हैं क्या होता है। फिर ये सिगुफा ही हो सकता है नीतीश कुमार कुछ ना करते हो तो मुद्दा ही देते हो कि चलो यूट्यूब वाले, न्यूज वाले मुद्दा ही बना ले, डिबेटे कर ले, हो सकता है इसीलिए सब फेर बदल कर देते हो, क्या पता। क्योंकि ये वही नीतीश कुमार है जो जब पाला बदलते हैं, मतलब पार्टनर चेंज करते हैं, तो कहते हैं मजा नहीं आ रहा था। तो हो सकता है मजा ना आ रहा हो, कई दिन से कहा हो 62 लाओ एक ही बार में बदल दे, थोड़ा मजा ले लिया जाए। इसलिए भी नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, मजे के लिए भी कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, आप संतोष पूरी सूची लेके आए। अभिषेक तो राजनीति के, बिहार की राजनीति के बिल्कुल आप कहे तो पूरा पिटारा हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत दीजिए, नमस्कार।